नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से ज्योग्राफी भूगोल का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले जो मैं आप लोगों को पहला पार्ट 2 भागों में प्रोवाइड करवाया हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं से भी नहीं। दूसरा पार्ट है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ का नाम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। ये अक्ष यहाँ से देखिए, यहाँ से झुकी हुई हैं। आप ग्लोब को भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न आता है। कह रहे कि पहले या पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है तो चपटी है, तथा मध्य में थोड़ी उभड़ी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे ये ग्लोब आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी ग्लोब मैं दिखा रहा हूं। ये पूरी ग्लोब है, इसे आप देख लीजिए। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती हैं एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती हैं, जिसे अक्ष कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती हैं, वह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। कहाँ से घुमाया जा सकता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हैं, जो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा। उसके बाद कह रहा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में क्या करती हैं तो बांटती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो 2 भागों में बांटती हैं उसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कह रहा है कि उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित आगे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश समानांतर रेखा इनको कहते हैं। किसको? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि अक्षांशों को किस में मापा जाता है, तो आप लोग अंश में ही टिक लगाएंगे। विषुवत वृत्त क्या कहता है कि
विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। कितने? शून्य अंश। इस बात को भी ध्यान रखना है। चूंकि विषुवत वृत्त में दो तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कितने ओर का? मतलब चारी ओर के वृत्त का क्या है? 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश, मतलब 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कई बार आता भी है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्षांश को दिखा दिया हमने आपको। इस प्रकार से विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, मतलब उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक ब्राजील एवं ब्राजील क्या कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 अंश पर स्थित है। अब यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रपुर हो गया आपका महाराष्ट्र में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, बेलो कहना कि होरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश कितने हैं? 20 अंश पर जो है वो स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हो कोई में हम जान लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जो है वो माप सकते हैं। अब ये देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं कह रहे हैं कि ताप कटिबंध, ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तर है उत्तरी शीत कटिबंध में। फिर यहाँ पर आपका कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा यहाँ से है 23.5 डिग्री उत्तर में। फिर ये विषुवत वृत्त का जो है वो पिछला भाग है 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। उसके बाद मकर रेखा यहाँ पर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र यहाँ पर है और दक्षिणी शीत कटिबंध जो है वो 66.5 डिग्री पर है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। आगे जो है इससे पहले कुछ आया था तथ्य, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कह रहा है कि एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें और उसको स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसे अंदर घुसा दें और इस सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप हैं। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं क्या करते हैं? घुमा सकते हैं। ये कह रहा है प्रक्रिया करने के लिए, जिससे आपको क्या होगा? एक जानकारी मिल जाएगी कि ग्लोब जो है वो किस प्रकार से घूमती हैं। अगला है आपका महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर क्या है? तो रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर ध्रुव जो है वो आपका 90 डिग्री उत्तर, विषुवत वृत्त 0, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव जो है वो आपका 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से प्रश्न कई बार जो है वो सी-टैट अन्य किसी भी टैट में आया भी है। पहला है आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री पर था? अभी मैंने आपको दिखाया था 23.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने डिग्री पर था? 23.5 डिग्री।
और वहीं विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री पे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसे आप लोग रट लीजिएगा, उतार भी सकते हैं इसे आप। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। अब कैसे होता है, देखिए सीधी सतह पर दिखा रखा है इन्होंने। अगला है आपका पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब इसमें हम जानते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच से सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इन्होंने क्या कहा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती हैं तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक देखा उष्ण कटिबंध और दूसरा हमने देखा शीतोष्ण कटिबंध। इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक देख लें, सुन लें और पढ़ भी लें। आगे हम आपको बता रहे हैं कि ये आपने देख ही लिया कि एक तो सीधी थी टॉर्च और ये है एक आपका तिरछी में कैसा कह रहा है कि तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र पे फैलता है और सीधी में क्या होता है, तेज तो अधिक होता है लेकिन वो ज़्यादा क्षेत्र में मतलब नहीं फैलता है। यहाँ पर देख लीजिए। अब आ गया है आपका देशांतर क्या है। अब हम देशांतर के बारे में भी जानेंगे और उससे पहले हम जान लेते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र के बारे में। ये क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब देशांतर का चित्र भी आप देख लीजिए, यहाँ से आप अपने आप को समझ सकते हैं। अब देशांतर क्या